Hi everyone. In the last video we have completed about to be the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate. Now, some of the points which we have seen there between the Khalji and the Tughlaq dynasty and comparative study has been given here. We have discussed one by one the points from that place. Okay. अब बात यहां पर मैं आ चुका है हम लोग का कि इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था कि जो तुगलक डायनेस्टी था, खलजी डायनेस्टी था, यहां तक तो हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट कर लिया था। अब इसी दिल्ली सल्तनत में से खास करके खलजी और तुगलक डायनेस्टी का कुछ ऐसा कंपैरेटिव स्टडीबल पॉइंट है इसमें जिसे हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। मतलब कहने का ये हुआ कि खलजी डायनेस्टी का और तुगलक डायनेस्टी के बीच में ना कुछ कंपैरेटिव स्टडी किया गया है, वहां से पॉइंट लिया गया है। इसी पॉइंट को आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 1 में, दैट इज द पीरियड ऑफ रूल। मतलब क्या हो गया कि इनका जो पीरियड ऑफ रूल था ना, वो कब से कब तक था, खलजी वालों का भी और तुगलक वालों का भी। तो खलजीज वे रूल फ्रॉम द 1290 टू द 1320, दैट मींस द 30 इयर्स। अगर हम लोग खलजीज की बात करते हैं ना, तो ये लोग 1290 से लेकर के और 1320 तक रूल किए थे, यानी कि 30 साल इन्होंने रूल किया था। नो, अगर हम लोग बात करें तुगलक का, तो दे वे रूल फ्रॉम द 1320 टू द 1440, दैट मींस द 94 इयर्स। अगर हम लोग इसका बात करें तो ये 1320 से लेकर के और 1414 तक रूल किए थे, जो कम से कम 94 इयर्स था। मतलब क्या होगा कि खलजी वाले जो थे वो एक तरह से यहां पर में रूल किए 30 इयर्स तक दिल्ली सल्तनत में, और जो तुगलक डायनेस्टी वाले सब थे वो कम से कम 94 इयर्स तक रूल किए। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग का दिया गया इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द खलजीज एंड द तुगलक्स। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करते हैं खलजी डायनेस्टी का, तो दैट वाज द अलाउद्दीन खलजी। किसका नाम आता है इसमें? अलाउद्दीन खलजी का नाम आता है। लेकिन वही अगर हम लोग तुगलक में चले जाते हैं ना, तो यहां पर मैं आपको मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक, ये दोनों का जो था वो नाम सबसे फेमस में माना जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में इनको देखा जाता है। तो यहां पर मैं हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में भी पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी पढ़ा था कि किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक एक तरह से अपने सारे के सारे स्कीम को, वैसे वो मतलब जब लगाए थे तो स्कीम जो था वो बाय टाइमिंग नहीं था, जिसके कारण वो स्कीम सारे के सारे फेल हो चुके थे। तो उस तरह से उनको हिस्ट्री में किस नाम से भी जाना गया। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो ये एक तरह से कैसे हिस्ट्री में जो था ना वो अपने आप को पीपल के लिए कितना अच्छा सा काम किए, और सभी इनको एक तरह से इंपॉर्टेंट रूलर के रूप में भी माने थे। तो यहां तक हम लोगों ने वीडियोस में डिस्कस कर ही लिए थे। चलिए अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट में, रिमेंबर फॉर। ये खलजी डायनेस्टी किस बात के लिए रिमेंबर किया जाता है और ये तुगलक डायनेस्टी जो है वो किस बात के लिए रिमेंबर किया जाता है? तो अगर हम लोग खलजी डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसमें देखिए प्राइस कंट्रोल मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन, इसमें हम लोगों ने पॉइंट डिस्कस किया था कि किस तरह से उन्होंने प्राइस कंट्रोल मेजर्स वगैरह जो थे वो अलाउद्दीन ने बनाया था। और इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तुगलक में, तो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल की बात आती है, टोकन करेंसी की बात आती है, टोकन करेंसी एक्सपेरिमेंट की बात आती है, और मोहम्मद का मतलब किस तरह से मोहम्मद बिन तुगलक ने ट्रांसफर ऑफ कैपिटल किया, टोकन करेंसी वगैरह एक्सपेरिमेंट किया। ये सारी की सारी बातें जो है वो रिमेंबर अभी भी याद रखा जाता है। इसी तरह से और बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह हैं, लेकिन ये पॉइंट जो है ना इसमें खास करके ये फेमस है, ये रिमेंबर रखा जाता है। नाउ कम टू बी द पॉइंट नंबर 4, एम्पायर बिल्डिंग। कहते हैं कि ये किस तरह से अपने एम्पायर को एक तरह से बिल्ड किए थे। खलजीज के समय में एम्पायर कितना बिल्डिंग हुआ था, कितना बिल्ड किया गया था, और तुगलक के समय में किस तरह से एम्पायर को एक तरह से बिल्ड किया गया था, एक्सपांडेड किया गया था, मतलब बढ़ाया गया था अपने एम्पायर को। तो अगर हम लोग खलजीज की बात करते हैं तो एक्सपांडेड टुवर्ड्स द साउथ, कहते हैं कि ये जो था ना अपने किंगडम को एक तरह से एम्पायर को साउथ तक एक्सपांड किए थे। अलाउद्दीन केप्ट द सल्तनत टुगेदर, और अलाउद्दीन जो थे वो एक तरह से सल्तनत को एक साथ लेकर के चलते थे। ऐसा खलजी डायनेस्टी में एम्पायर बिल्डिंग के बारे में कहा गया है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं तुगलक का, नो दे एक्सपांडेड साउथवर्ड्स, ये जो था ये भी एक तरह से साउथवर्ड की तरह एक्सपांडेड किया अपने एम्पायर को।
एंड कंट्रोल मोर एरिया देन द खलजीज। और कहते हैं कि जो खलजीज का जो एरिया वगैरह था ना, उसको ये बहुत ज्यादा से ज्यादा एरिया को एक तरह से कंट्रोल में रखे। फॉरेन एक्सपेडिशन वगैरह भी इन्होंने किया था। एंड हाउएवर फेल्ड कंट्रोल ओवर द सल्तनत वाज अ वेरी लूज। कहते हैं कि वैसे ये फेल भी हुए थे और कंट्रोल जो था सल्तनत के ऊपर में वो उनका सही नहीं था, और जिसके कारण वो वहां पे लूज भी हुए थे। तो खलजीज में हम लोगों ने पढ़ा कि अलाउद्दीन ने किस तरह से सल्तनत को टुगेदर किया, एक साथ रखा। लेकिन वहीं पर अगर तुगलक की बात करते हैं तो उस समय में किस तरह से ये एक तरह से फॉरेन एक्सपेडिशन को बढ़ा नहीं पाए थे, फेल हो चुके थे, खास करके कंट्रोल करने के लिए जो सल्तनत इनका खुद का था वो एक तरह से लूज हो चुका था। अब तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का आता है वो है स्लैब्स का। स्लैब्स का मतलब भी हमने कितना बार आपको वीडियोस में समझाया होगा, जिसको एक तरह से दास कहा जाता था उस समय में। तो अगर खलजीज के बारे में कहें तो इन प्लेंटी स्पेशली वॉर प्रिजनर्स। कहते हैं कि खलजी के समय में जो स्लैब्स थे ना वो इन प्लेंटी थे, मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम लोग कह सकते हैं। और स्पेशली ये जो थे ना वो वॉर प्रिजनर हुआ करते थे। तो वॉर प्रिजनर किसको कहा गया था, मैंने ये पॉइंट भी डिस्कस किया हुआ आप लोगों को। आप लोग पिछला वाला जितना सारा वीडियोस वगैरह होगा ना उसको आपको ओपन करके देख सकते हो, देख उसमें कैसे मैंने समझाया था। वॉर प्रिजनर का मतलब होता था कि लड़ाई के मैदान में ना जब दो सैनिक, जब दो मतलब सम्राटों के बीच में लड़ाई होती थी, राजाओं के बीच में लड़ाई होती थी, उसमें से जो राजा हार जाता था ना उसके सारे सैनिकों को क्या किया जाता था, एक तरह से पकड़ लिया जाता था, उनको प्रिजनर बना के रख लिया जाता था, और वही प्रिजनर एक तरह से स्लैब बन जाते थे, नौकर चाकर बन जाते थे। तो यहाँ पर मैं इन प्लेंटी बताया गया स्लैब्स का, और स्पेशली वॉर प्रिजनर सीओ हुआ करते थे। और इसमें भी आपका तुगलक में भी ये इन प्लेंटी ही था। सो देयर वाज अ सेपरेट स्लैब मार्केट। और कहते हैं कि उस समय में ना सेपरेट स्लैब मार्केट हुआ करता था, मतलब जहां पर में स्लैब को एक तरह से बेचा जाता था, खरीदा जाता था। सेलिंग भी होती थी वहां पर, परचेजिंग भी होती थी और सेल भी होते थे। ऐसे के ऐसे सिस्टम वगैरह जो था ये इसमें किया गया था। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, टैक्स ऑन लैंड। अब पॉइंट नंबर 6 में हम लोग आते हैं जहां पर में आपका दिया गया टैक्स ऑन लैंड। मतलब अब टैक्स के लिए बात आती है कि किस तरह से खलीज वालों का जो था वो टैक्स था लैंड का, और कैसे तुगलक वालों का था। तो इसमें दिया कि राइज द लैंड टैक्स, इट बिकेम द मेन सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। कहते हैं कि खलीज वालों ने क्या किया था, तो लैंड टैक्स को जो था ना एक तरह से राइज कर दिया था, मतलब बढ़ा दिया था, क्योंकि यही एक तरह से मेन सोर्स माना जाता था रेवेन्यू का। ना अगर हम लोग तुगलक की बात करते हैं तो लैंड टैक्स वाज राइज फर्दर लेट टू बी द रिवॉल्ट। और कहते हैं कि यहां पर में लैंड टैक्स को तो राइज किया गया था, लेकिन बाद में जाकर के क्या हुआ, तो एक तरह से रिवॉल्ट होने लगा। अब हम लोग आते हैं आर्मी में। कहते हैं कि केप द लार्ज आर्मी पेड द सोल्जर्स इन कैश, इंट्रोड्यूस्ड न्यूमेरियस मिलिट्री रिफॉर्म्स। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना है इसमें आपको। खलीज में जो आर्मी था ना उसमें क्या कहा गया था कि केप द लार्ज आर्मी, इसमें क्या किया गया था, तो बहुत बड़ा सा लार्ज आर्मी को रखा गया था। पेड द सोल्जर्स इन कैश, और सोल्जर्स को वो एक तरह से कैश पेड कर रहे थे। इंट्रोड्यूस्ड न्यूमेरियस मिलिट्री रिफॉर्म, और एक से एक जो था ना नया नया जो तरीका हुआ करता था मिलिट्री रिफॉर्म्स का, उसको वो लोग इंट्रोड्यूस करते थे। वहीं अगर हम लोग तुगलक की बात करते हैं तो हैड एन इवन लार्जर आर्मी, इनके पास बहुत बड़ा सा आर्मी हुआ करता था। पेड इन कैश, ये भी कैश पेड करते थे। एंड हाउएवर इट वाज नॉट एज ए स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट एज अंडर अलाउद्दीन। लेकिन कहा जाता है ना कि अलाउद्दीन के समय में ना वो उस तरह से ना स्ट्रॉन्ग था, ना उस तरह की एफिशिएंसी थी इन लोगों में। तो ये हो गया आपका तुगलक के आर्मियों का। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का वो है 8 का, मंगल थ्रेट। मंगल वालों की थ्रेटिंग कहती थी उस समय में, खलजीज वालों में भी और तुगलक वालों में भी। तो कहते हैं कि एवर प्रेजेंट अलाउद्दीन रिपल्स द न्यूमेरियस इन्वेंशंस एंड केप द मंगल इन चेक, फॉलोड एन ऑफेंसिव पॉलिसी। कहते हैं कि एवर प्रेजेंट जब अलाउद्दीन थे ना तो रिपल्स न्यूमेरियस इन्वेंशन हुआ करता था एंड केप द मंगल्स इन चेक, और वो हमेशा मंगल्स को ना चेक में रखा करते थे। इतना ही नहीं, फॉलोड एन ऑफेंसिव पॉलिसी, और उसके साथ में जो पॉलिसी हुआ करता था वो ऑफेंसिव का था, उसके साथ में लड़ने का था, कैसे उसको बचाने का था, वो चीज थी। लेकिन अगर हम लोग आते हैं तुगलक में तो मंगल्स वे लॉस ऑफ द थ्रेड। कहते हैं कि तुगलक में आता थे मंगल्स जो थे ना वो अपने थ्रेड को लॉस कर चुके थे। बट देयर वर द सम इन्वेशंस
द रूलर्स फॉलोड अ डिफेंसिव पॉलिसी। और यहां पर में क्या था ना, एक तरह से यहां पर में कुछ ऐसे इन्वेशंस वगैरह भी हुए थे, लेकिन रूलर्स जो थे तुगलक के, वो लोग डिफेंस की जो थी ना वो पॉलिसी इनके साथ में अप्लाई किए हुए थे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया आपका, कंट्रोल ओवर द नोबेल। उस समय हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से नोबेल का बहुत बड़ा सा जो था ना वो रोल हुआ करता था किसी भी एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। तो इसमें से अगर हम लोग आते हैं तो खलजीस में दिया गया कि द केप द नोबेल्स अंडर कंट्रोल सो दैट दे कुड नॉट द रिवॉल्ट। खलजी डायनेस्टी में यह हुआ करता था कि उस समय में जो नोबेल हुआ करते थे ना, उनको एक तरह से ये लोग क्या करते थे तो कंट्रोल में रखा करते थे, और जिससे क्या था कि वो लोग एक तरह से रिवॉल्ट नहीं कर पाते थे, मतलब रूलर के खिलाफ कभी नहीं जा पाते थे। लेकिन अगर हम लोग फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं तो फिरोज शाह ट्राई टू अपीयर्स द नोबेल्स एंड द यूलेमा। तो तुगलक में क्या था, फिरोज शाह जो थे ना वो एक तरह से ना मतलब नोबेल्स को और यूलेमा को ना वो एक तरह से अपीज किया करते थे, मतलब क्या एक तरह से उनको खुश करने के लिए अपना आगे की कदम, मतलब जो भी सोर्स हुआ करता था उनको वो फॉलो किया करते थे। तो यही डिफरेंसेस बिटवीन जो था ना एक तरह से कंपैरेटिव जो था ना वो खलजीस में भी देखा गया और तुगलक में भी देखा गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 में दिया गया हम लोग का ऑपोजिशन। अगर हम लोग खलजीस की बात करें तो कहते हैं कि अलाउद्दीन रूल्ड विद एन आयरन हैंड क्रस्ट ऑल द ऑपोजिशन। कहते हैं कि आयरन मैन की तरह, एक तरह से आयरन हैंड की तरह इसमें कहा गया है कि अलाउद्दीन जो थे ना वो रूल करते थे, और जितने इनके ऑपोजिशन में खड़े होते थे ना उनको वो क्रस्ट कर डालते थे, मतलब उसको रहने नहीं देते थे, उसके साथ में लड़ाई करते थे, उनको मार डालते थे, तो उनको एक तरह से कमजोर करके रखा करता था। अब वहीं पे अगर हम लोग तुगलक में आ जाए तो नुमेरियस रिवॉल्ट रॉक द सल्तनत ड्यूरिंग द तुगलक रूल। कहते हैं कि उस समय में तुगलक डायनेस्टी के समय में क्या हुआ था, बहुत सारी रिवॉल्ट हुई थी, सल्तनत को एक तरह से ना रिवॉल्ट मतलब रॉक कर दिया गया था, जहां तहां, जिसको हम लोग कहते हैं ना एक के बाद एक जो था उसमें में गवर्नर हो चाहे जो भी रूलर थे वो लोग अलग अलग उस समय में हो गए थे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 11 में, रिलीजियस ओरिएंटेशन। अब रिलीजियस ओरिएंटेशन की बात में करें तो वहां पर में इसका जो था वो रीजनली सेकुलर हुआ करता था। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं रिलीजियस ओरिएंटेशन का, तो खलजी के समय में रीजनल जो था एक तरह से रिलीजियस, वो रीजनल भी एक तरह से सेकुलर बना करता था। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात करें किसमें, तुगलक में, तो अंडर फिरोज शाह इस्लामिक लॉ गेन इंपोर्टेंसी। मतलब क्या, फिरोज शाह के अंडर में उस समय में खास करके जो इस्लामिक लॉ था वो इस्लामिक लॉ को एक तरह से इंपोर्टेंसी दिया गया था, उसको बढ़ावा दिया गया था। चलिए अब हम लोग आते हैं इसी का लास्ट पॉइंट जो अब हम लोग के पास में है वह है आपका पब्लिक वेलफेयर का। कौन सा पॉइंट है हमारे पास में, पब्लिक वेलफेयर का। अब पब्लिक वेलफेयर में दिया कि नॉट वेरी पीपल, ध्यान से सुनना है, सेंट्री द प्राइस कंट्रोल मेजर्स हाउएवर डिड द बेनिफिट द पीपल। कहते हैं कि उस समय में कोई ऐसा पीपल सेंट्रिक वगैरह नहीं किया गया था, प्राइस कंट्रोल जो मेजर थी उसको बढ़ावा दिया गया था, और जो भी काम किए गए थे उस समय में वो एक तरह से पब्लिक के बेनिफिट के लिए किया गया था, पब्लिक के भलाई के लिए किया गया था। वही चीज अगर हम लोग तुगलक में देखें तो डिड मोर द पीपल, और ये जो था ना इस समय में हम लोगों ने लास्ट का जो रूलर पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि कितने सारे उन्होंने काम किए थे, मस्जिद से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सराय से लेकर के बहुत सारा काम किया गया था। तो उसी तरह से कहा गया कि डिड मोर फॉर द पीपल, इस समय में बहुत सारा काम जो था ना वो पीपल के लिए किया गया था, जनता के लिए किया गया था। एंड फिरोज शाह सोशल रिफॉर्म्स एंड वेलफेयर मेजर्स बेनिफिटेड द पीपल, और फिरोज शाह का जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह भी थी और वेलफेयर जो मेजर्स था ना वो एक तरह से बेनिफिटेड के रूप में जो था ना वो काम किया था पीपल का। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है हम लोग का यहाँ पे वो सब आपका एक तरह से कंपैरेटिव स्टडी के रूप में आज हमने द खलजीस का और द तुगलक डायनेस्टी का, ये दोनों डायनेस्टी के बारे में जितने सारे कंपैरेटिव स्टडी पॉइंट था उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, दैट्स ऑल।